देखिए, सबसे पहले जब ये सीएनजी ब्लास्ट का रूमर था, ये बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। सीएनजी ब्लास्ट है, सीएनजी ब्लास्ट है। बिहार इलेक्शन के बारे में जितना भारत में बातें नहीं होती, उतनी पाकिस्तान में बातें होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद में इंडियन आर्मी ने कहा था कि अगर फिर से ऐसा कोई एडवेंचर पाकिस्तान करता है, हम विद इन 48 आवर्स वॉर वेज कर सकते हैं। गुजरात में जो राइसिन का जो मैश मिला है वहां से, जो वहाँ पे मिला है, वो भी बस्ट किया है। वहाँ पे भी उनका प्लान था कि मंदिरों में प्रसाद में मिक्स करके इसको स्प्रेड किया जाए। मजे की बात यह है कि आईएसकेपी बोलता है कि तालिबान जो है वो काफिर है, कहते हैं कि अगला जो अटैक होगा वो उसमें बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। इनफैक्ट ये बात तो आसिम मुनीर भी खुल के बोल चुका है। तो जो ब्लास्ट बांग्लादेश की ढाका में हुई है इस समय, तो यूनुस जो सीआईए का एसेट है उसको खतरा हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर इस समय मोहम्मद यूनुस एक प्राइवेट आर्मी खड़ा कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तानियों का जो नया पापा इस समय यूएस है, वो हिम्मत उसको कहाँ से आ रही है? वो हिम्मत आसिम मुनीर को अपने आर्मी से नहीं आ रही है, वो हिम्मत उसको फॉरेन डिप्लोमेटिक सपोर्ट से आ रही है। म्यांमार में बहुत बड़ा गेम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि म्यांमार की जो हुंता है, उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे, जिनके ऊपर सालों से सैंक्शंस थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने वो हटा दिया। म्यांमार की मैप में हमने देखा यूएस, इंडिया, चाइना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है, चाबार, ग्वादर और पसनी पोर्ट। तो यहाँ पे भारत को खतरा है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत को कुछ ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी, जो उन्होंने कुछ मोमेंट्स डिटेक्ट किए थे पाकिस्तान के अंदर। वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे भारत ने मिसाइल अटैक किया था, और आई थिंक यू कैन से दैट अटैक्स हुए थे कैराना हिल्स। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, इट्स नॉट ओवर। कब हमें देखने को मिलेगा 2.2? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अंदाजा था कि ऐसा कुछ प्लानिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत ने फील्डिंग लगा के रखी है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है गिरीश फ्रॉम एम जियोपॉलिटिक्स चैनल। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं भारत में हुए रीसेंट दिल्ली टेरर अटैक्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में उसके बारे में। इस पॉडकास्ट पे आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपको शायद कहीं और कभी ना मिले। गिरीश इज अ वेरी लर्नड मैन। उन्होंने जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स को इस पॉडकास्ट पे डिकोड किया है, जिस तरह से दिल्ली टेरर अटैक्स को डिकोड किया है, उस तरह से शायद ही कोई और कर पाए। गिरीश ने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज को क्रिएट की है अपने करियर में, और वो एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। उनके आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस उनके चैनल एम जियोपॉलिटिक्स पे देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, ऐसी जानकारी जो कि ओपनली अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसर्च गई है इस पॉडकास्ट के पीछे, एंड गिरीश ने कई सारे इनसाइट्स दिए हैं इस पे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। ऑफ द कैमरा मैं आपको बता रहा था कि आपका जो चैनल आई थिंक 2000-3000 सब्सक्राइबर्स पे था, तब आई हैड सब्सक्राइब टू इट, एंड आई वाज वाचिंग योर वीडियोस खुद के अपने रिसर्च के लिए, जो हम दूसरे पॉडकास्ट भी कर रहे थे उन सब के रिसर्च के लिए, बिकॉज आप बहुत टाइमली सारी चीज़ें बता रहे थे जियोपॉलिटिक्स के बारे में। इनफैक्ट जो देश में हो रहा था या दुनिया भर में हो रहा था, उन सभी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करनी है। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच जयेश। गिरीश भाई, लेट्स स्टार्ट विथ दिल्ली ब्लास्ट, दिल्ली टेरर अटैक जो हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद में इंडियन आर्मी ने कहा था कि अगर फिर से ऐसा कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान करता है, हम विद इन 48 आवर्स वॉर वेज कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट येट ओवर, ये गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट था। और अब ये ब्लास्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आई है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है। वाइट कॉलर, हम यहाँ पे एक टेरर नेक्सस देख रहे हैं। हम बायो टेरर के बारे में जान रहे हैं अब कि कितना बड़ा एक अटैक वो फॉइल किया गया था। बहुत सारी चीज़ें हुई है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ से शुरू करते हैं हम पहले। श्योर जयेश, सबसे पहले सबसे बड़ी डिफरेंस जो पहलगाम अटैक हुआ और यहाँ पे जो हुआ, वो ये है कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, एज ऑफ नाउ, ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी चीज़ सामने आई है, जो लोग पकड़े गए हैं, टेररिस्ट जो पकड़े गए हैं, ये सारे भारत के सिटीजन्स थे। ऑफ कोर्स उनकी ट्रेनिंग बाहर से हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में हम करते हैं बात अभी, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस एज ऑफ नाउ ये है। तो
इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें टाइम लगेगा हम्म कि जो क्लूज हैं, एविडेंसेस हैं, जो पाकिस्तान के कनेक्शंस हैं, जो ऑलरेडी आ गई हैं। जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा था एक Right. टेररिस्ट उसके कश्मीर बारे में। में भी हम डिटेल में और बात श्योर श्योर। करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि तारे ऑलरेडी आ रही हैं, इज जस्ट दैट हमें फुल प्रूफ एविडेंस चाहिए बिफोर वी टेक एनी एक्शन। ठीक। संचित वो वीडियो प्ले करना एक बार। सो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम ब्लास्ट के बारे में देख रहे हैं एंड दिस इज द स्केल जिस पे ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन विथ 0.5 फ्रेंड्स से शुरू करते हैं बिकॉज जैसे ही ब्लास्ट हुआ मैंने आपको मैसेज भी किया था रात को कि देयर इज न्यूज़ अबाउट अ ब्लास्ट एंड सडनली लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, कार एक्सप्लोड हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पता है ये सब इश्यूज होते हैं तो वैसा कुछ होगा। बट द स्केल जिस पे हुआ है ये एक सीएनजी ब्लास्ट या किसी कार का रैंडम ब्लास्ट नहीं लगता, वो तो देख के भी पता चल रहा था। बट सडनली वो 0.5 फ्रंट हमारा एक्टिवेट हो गया। देखिए, सबसे पहले जब ये सीएनजी ब्लास्ट का रूमर था, ये बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। सीएनजी ब्लास्ट है, सीएनजी ब्लास्ट है। भारत के अंदर जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो लोग इमीडिएटली ऐसा नहीं बोलते कि सीएनजी ब्लास्ट है, राइट? क्योंकि हमारी लोगों की जानें गई हैं, तो हम कभी भी ऐसा ज़्यादा जंप नहीं करते। करेक्ट। लेकिन जो पुश आ रहा था कि सीएनजी ब्लास्ट हो गया, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये पाकिस्तानियों ने स्टार्ट किया था, जिसको पीआईबी ने बस्ट भी कर दिया इमीडिएटली एक ट्वीट बोल के देके। तो पाकिस्तानी डिसइंफॉर्मेशन, और वहाँ से बिहार इलेक्शन वाला भी एक एंगल आ गया, रिपीट कर रहे थे। और बिहार इलेक्शन के बारे में जितना भारत में बातें नहीं होती उतनी पाकिस्तान में बातें होती हैं कि भाई भारत में इलेक्शन है, इसके लिए ब्लास्ट होता है। तो ये पूरा पाकिस्तानी नैरेटिव है, सीएनजी ब्लास्ट, बिहार इलेक्शन। जैसे ही ब्लास्ट होता है 2 मिनट में आप इलेक्शन की कैसे बात कर सकते हो यार? मतलब ये पाकिस्तानी बॉट्स इतने गधे होते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि बिहार इलेक्शंस बॉम्ब ब्लास्ट के बेसिस पे नहीं चलता। वहाँ का जो पूरा डायनामिक है, इट इज कास्ट डायनामिक, बहुत वहाँ पे अलग प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ा जाता है। जैश और इलेक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लास्ट डे था। अगर कराना होता तो फिर इलेक्शन से पहले करा लेते। करेक्ट। और भारत में वैसे भी हर 2 महीने में इलेक्शन चलते हैं, तो ये इलेक्शन वाला कंप्लीटली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। आई थिंक ये 0.5 फ्रंट जो है भारत के अंदर ये इस्तेमाल करता है। एंड ये क्योंकि टेल मी ऑल्सो एक्सप्लेन दिस टू मी कि जब ये 0.5 फ्रंट एक्टिवेट होता है तो ये भी हम मान सकते हैं कि टेररिज्म का ही पार्ट है, उसी का ही एक हाथ हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं एंड वी स्पेसिफिकली नो कि ये कौन होते हैं जो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं कि मतलब कुछ भी हुआ वो वाइट वॉश करना शुरू कर देते हैं उसके पहले ही। या तो वाइट वॉश करेंगे या तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोल के वो प्रोपोगेट करने लगेंगे। तो क्या ये भी टेररिज्म का ही पार्ट होता है? देखिए, आपके लिए अगर देश प्रायोरिटी है तो आप कभी भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई नहीं करेंगे। अगर आपके लिए देश प्रायोरिटी है, अगर आपके लिए देश प्रायोरिटी नहीं है और आपकी पर्सनल पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आप चाहे वो दुश्मन का नैरेटिव क्यों ना हो, आप उसको लैच ऑन कर लेंगे। तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है। और ऑब्वियसली देयर इज नो डिनाइंग इन द फैक्ट कि टेरर सिंपथाइजर्स तो हैं ही हमारे देश के अंदर। मेक सेंस। या संचित, वो आनंद रंगनाथन वाला पोस्ट एक बार पुल अप कर। सो ये एक पोस्ट मैंने देखा था वेरिन आनंद रंगनाथन जी इज टॉकिंग अबाउट एन आईपीएस ऑफिसर संदीप चक्रवर्ती जी, जिन्होंने श्रीनगर में सबसे पहले वो जो पोस्टर्स थे उनको नोटिस किया। जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स एकदम से अपीयर हो गए, ये आई थिंक बहुत टाइम से कुछ ऐसा हुआ नहीं था, सडनली अपीयर हुए। एंड देन फिर वहाँ से वो प्रोब पूरा शुरू हुआ, इन विच देन आगे जाके पता चला और बहुत सारे रेड्स हुए, सीजर्स भी हुए कई सारे। फरीदाबाद में भी जो उसी के वजह से एक सीजर हुआ था वो वही रीज़न था। ये वाली मुझे पूरी कहानी बताना कि क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, जैश ए मोहम्मद की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको वो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखते, उसको एक एनजीओ, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। और बॉर्डर के इस पार भी वही चीज़ देखते हैं हम, जो बहुत सारे जो लोग हैं कश्मीर में इस समय, दे सी दैट एज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर पोस्टर में वो सिंपथाइज करते हुए कुछ अगर प्रोपोगेट करते हैं, एज लॉन्ग एज वो जिहाद करो, वो एक लाइन नहीं लिख देते, तो इट्स ओके, बिकॉज वो तो बस एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो बैंड है, गवर्नमेंट्स ने बैन करके रखा हुआ है। करेक्ट।
तो यहाँ पे ये जो इंडोक्ट्रिनेशन थी इनकी, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो गया। इंडोक्ट्रिनेशन तो हमेशा से ही चलती है। टेलीग्राम आज के डेट पे आप देखेंगे उसके अंदर इतने सारे ग्रुप्स हैं, यू विल बी सरप्राइज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स राइट नाउ जहाँ पे ये डिस्कशंस चलती हैं भारत के अंदर गजवा हिंद करने के लिए, जिहाद करने के लिए, और ये इंडोक्ट्रिनाइजेशन कंटिन्यूसली चलती है। और इस इंडोक्ट्रिनाइजेशन के बीच में जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो आईएसआई के लोग हैं या जेईएम के लोग हैं, वो लोग ये जो इंडोक्ट्रिनाइजेशन जब होता है तो जो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसको लेके, वो आइडेंटिफाई करते हैं इन लोगों को, राइट। और फिर उन लोगों को अप्रोच किया जाता है आईएसआई के द्वारा, फिर उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट की ये हो रही थी। देखिए यहाँ पे 3200 मतलब 3 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट पाई गई है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना। 2-4 टेररिस्ट से ये काम नहीं होने वाला। अगर आपको 200 आईईडीज जो रिकवर हुई थी, इतने सारे ब्लास्ट करने हैं, आपको अयोध्या में करना है, वाराणसी में करना है, दिल्ली में 6-7 जगहों पे करना है, तो आपको बहुत बड़ा टीम चाहिए। तो उनके लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, यहाँ पे वो ब्राइट, सो कॉल्ड ब्राइट स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और वैसे वो अप्रोच करते हैं। तो ये जो पोस्टर जो हमारे आईपीएस ऑफिसर ने जो देखा था पहली बार, तो ये रिक्रूटमेंट का एक उनका स्ट्रेटजी था, वो जो पकड़ा गया था। एंड क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आई डोंट थिंक इतना इजीली अवेलेबल होता है, तो ये बेसिकली इनकी रिक्रूटमेंट कई सालों से चल रही होगी, और ये लोग प्रोक्योर करने के लिए उसे बहुत साल लगा रहे होंगे। आई थिंक वो जो 2 साल लग गए थे उसने, हाँ, वो फीमेल जो थी उसने कहा कि 2 साल से वो कर रहे थे। एंड इनके पास में और बड़े प्लान्स थे जो इसको ये अंजाम देने वाले थे, बट थैंकफुली हमारी एजेंसीज ने उन्हें उसके पहले ही पकड़ लिया। देखिए ये बहुत बड़ा सक्सेस है एक्चुअली। हमको कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनको कितना बड़ा सक्सेस मिला है इस ऑपरेशन में। पाकिस्तानी आईएसआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये, उनके लिए बहुत बड़ा। वो इतने टाइम से प्लान कर रहे थे, सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, सबको ध्वस्त कर दिया हमारे एजेंसीज ने। राइट। हमारी एजेंसीज ने ये जो 3000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट ही नहीं, अपना गुजरात में जो राइसिन का जो मिला है वहां से, जो वहां पे मिला है, वो भी बस्ट किया है। वहां पे भी उनका प्लान था कि मंदिरों में प्रसाद में मिक्स करके इसको स्प्रेड किया जाए। बहुत सारे, इनफैक्ट उन्होंने जो सर्वे किया था, दिल्ली की सबसे बड़ी जो फ्रूट की मार्केट है, अहमदाबाद की जो बड़ी सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट है, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में, ये सारे उनके टारगेट में थे। राइसिन उनको ये करना था, अटैक यूज़ करना था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और ये जो ब्लास्ट हुआ है, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई बोला जा रहा है कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, मतलब ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो चलती हुई गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ, ये अगर सही तरीके से एक्सप्लोड किया होता तो इसका जो इम्पैक्ट है 10 टाइम्स ज़्यादा होता। तो ये बात सामने आई है। तो और दूसरा लोकेशन भी, अगर उनको दिल्ली में ये जो टेरर ब्लास्ट जो है ये करना था, टेरर अटैक करना था, तो वो चांदनी चौक के मार्केट के बीच में भी ये एक्सप्लोजन कर सकते थे। करेक्ट। और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में कर सकते थे। तो इसलिए हमारी एजेंसीज का अभी इस समय ये मानना है कि ये जो एक मूविंग गाड़ी में हुआ है और ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जिसमें 10 जाने गई हैं, इसका मतलब क्या है? जो उनका मेन प्लान था वो फेल हो चुका है। जो उनका मेन प्लान ये थोड़ी था कि 3 टन आप जमा थोड़ी कर रहे हो 10 लोगों को मारने के लिए, आपका टारगेट था हजारों लोगों को मारने के लिए। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हजारों लोग नहीं मारे गए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 12 लोगों की जान गई है, लेकिन दिस इज स्टिल अ सक्सेस। इनफैक्ट ये एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो बिहाइंड दिल्ली टेरर कार्स 3 आवर वेट इन पार्किंग लॉट। तो ये बंदा वहाँ पे पहले 3 घंटा वेट कर रहा था। एंड ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट इसलिए क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट इट हीट्स अप, तो गाड़ी के अंदर वो हीट अप होके वो ब्लास्ट हो गया। इट वाज नॉट मेंट टू बी दैट वे। एंड बाद में फिर इसके जो साथियों को पकड़ा, उन्होंने बोला कि 26 जनवरी पे कुछ करने का इनका प्लान था, और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आई है। एंड जो आपने राइसिन की बात की, पीपल शुड नो दिस कि राइसिन इज अ सब्सटेंस जो कि आपको स्मेल भी नहीं आएगा, ना टेस्ट आएगा उसका। तो आप कंज्यूम कर लोगे एंड देन यू विल, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट फिर आपको सफ़र करने लगोगे आप एंड यू विल डाई। एंड शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक होता अगर ये हो जाता, जिसे हमारी एजेंसीज ने फॉइल किया है।
हियर क्योंकि यहाँ पे एक टर्की का एंगल आता है, तो ये आप एक्सप्लेन करना, बिकॉज आईएसकेपी का भी यहाँ पे हाथ आता है। ये जो बंदे को राइसिन के साथ में पकड़ा गया है, ये आईएसकेपी के लिए काम कर रहा था। आईएसकेपी इज एन ऑफ शूट ऑफ आइसिस। आइसिस इन इटसेल्फ इज एन ऑफ शूट या ब्रदरहुड आर्म कह सकते हो ऑफ अलकायदा। अलकायदा था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जब विड्रू किए अपने ट्रूप्स, उन्होंने हॉस्पिटल्स वहीं पे छोड़ दिए, अपने लैब इक्विपमेंट्स वहीं छोड़ दिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो वो तो पूरी अलग ही एक कहानी है। अलकायदा वॉज यूजिंग दीज हॉस्पिटल्स वहाँ पे राइसिन ही बनाने के लिए। दिस इज़ लाइक ओपन सोर्स इंटेल है ये, कि वहीं पे उन्हीं हॉस्पिटल्स में राइसिन बनाया जा रहा था, एंड वही यूज़ करके शायद भारत में कुछ करने की प्लानिंग हो रही थी। तो इसमें टर्की, आईएसकेपी, ये सब इतने ओपनली हमारे अगेंस्ट ये सब चीज़ें कर कैसे रहे? देखिए, यहाँ पे टर्की जो है वो एज ऑफ नाउ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो दिल्ली में जो टेरर इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड टर्की का पार्टिसिपेशन आया है, और गुजरात में जो राइसिन पाई गई है इसमें ऑब्वियसली आईएसकेपी का हाथ पाया गया है। देखिए, आईएसकेपी जो है, आईएसआईएस तो नाम के लिए वो बोलते हैं। आईएसकेपी की जो फॉर्मेशन हुई है वो टीटीपी से निकली है। टीटीपी के जो 2 कमांडर्स थे, हफीज सैयद खान जो था और आई थिंक एक और बंदा था, ये 2 टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान की आईएसआई ने उनको लोअर किया। उनको बोला कि देखिए, टीटीपी हमारे साथ आप लड़ रहे हो, टीटीपी पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहा है। तो पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें कहा कि भाई आप अपना एक नया गुट बना लो और उसको हम पैसे देंगे, पूरी बैकिंग देंगे, ब्लेसिंग देंगे। तो टीटीपी से जन्मा है ये आईएसकेपी, और आईएसआईएस की जो उनकी जो एलिगेंस है वो बोलते हैं, लेकिन काम वो पाकिस्तान आईएसआई करते हैं, और तालिबान के दुश्मन है ये आईएसपी। तालिबान के जो दुश्मन है आईएस का। मजे की बात यह है कि आईएसकेपी बोलता है कि तालिबान जो है वो काफिर है, यू नो, और तालिबान बोलता है पाकिस्तान काफिर है। तो कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो आईएसकेपी जो है ये पाकिस्तान आईएसआई कंट्रोल्ड, और टर्की का जो एंगल यहाँ पे निकला है, ये जो दिल्ली में जो टेरर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जो 2 टेररिस्ट पकड़े गए थे, जिंदा पकड़ा है हमने जिनको, उन्होंने बोला है कि भाई वो लोग टर्की गए थे और वहाँ पे एक हैंडलर उन्हें मिला था और वहाँ पे ये पूरी प्लानिंग की गई थी। तो टर्की का इन्वॉल्वमेंट, अब डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी इन्वॉल्व थी, क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन हमें बता देगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि टर्की जो है वो फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान को, हम जानते ही हैं। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा था। एब्सोल्युटली। और हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इस समय टर्की के साथ अच्छा नहीं है। इस बार उनका नेशनल डे में भी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, और टर्की डेफिनेटली यहाँ पे नो, लेकिन बांग्लादेश का जो एंगल निकला है वो भी हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। ये बताना मुझे, बांग्लादेश का एंगल जो है। देखिए, बांग्लादेश पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने भी जो वीडियोस में बात किया, और बहुत सारे भारत के टॉप विशेषज्ञ भी ये बोल रहे थे कि अगला जो अटैक होगा वो उसमें बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। इनफैक्ट ये बात तो आसिम मुनीर भी खुल के बोल चुका है। करेक्ट, राइट। और ये बहुत क्लियर है। देखिए, बांग्लादेश का क्या यहाँ पे पॉइंट है, इसके इट्स अ वेरी लार्ज टॉपिक जैसे, इसके ऊपर तो हम डेडिकेटेड बात कर सकते हैं 1 घंटे तक, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बता दूं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो है, उसको जो क्लिंटन फाउंडेशन का बंदा है और जो फाइनेंशियल फ्रॉड में पकड़ा गया था, और जो सीधा शेख हसीना को, मैं वापस पूरा कहानी तो यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन शेख हसीना को हटा के जब वो आया तो CIA का एक फुटप्रिंट बांग्लादेश के अंदर एस्टैब्लिश हो गया। तो जो चीज़ें CIA पाकिस्तान में करता था, अब वही चीज़ें बांग्लादेश में हो सकती हैं। और बांग्लादेश के साथ भारत का जो बॉर्डर है 4300 किलोमीटर्स का है। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो तो 3000 के आसपास का है। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है प्रॉपरली बाय लार्ज एक्सटेंट फेंसिंग भी है, हमारे सोल्जर्स भी तैनात हैं। बांग्लादेश में तो भाई मेजॉरिटी ऑफ द बॉर्डर की फेंसिंग ही नहीं है, और ऑलरेडी इतने माना जा रहा है 2 करोड़ बांग्लादेशी इस समय इलीगली भारत के अंदर है, अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स। अब आप सोचिए कितना आसान है बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसना। करेक्ट। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की स्मगलिंग होती है, इतने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के बाद, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश में, तो इट्स ऑल ओपन। तो बांग्लादेश, अगर आप टेररिस्ट 2 मिनट के, अगर आप टेररिस्ट के एंगल से सोचेंगे, आप तो बोलेंगे यार मैं पाकिस्तान से क्यों ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं तो बांग्लादेश से ट्राई कर लूँगा इन्फिल्ट्रेशन के लिए और बॉम्ब्स वगैरह जो एक्सप्लोजिव्स सप्लाई करने के लिए।
और नेपाल भी तो है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, 300 किलो तो वहीं से आया था, वहीं से नेपाल से भी आया था। तो बांग्लादेश जो है बहुत बड़ा फोकस होने वाला है आईएसआई का, सीआईए का, और इवन चाइना भी डॉग विजलिंग तो करता ही है वहां पे। तो बांग्लादेश, मेरा ये मानना है कि भारत के लिए इस समय ज्यादा बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दैट एनिमल इज, बिकॉज दैट एनिमल इज बीइंग क्रिएटेड एज वी स्पीक। उसके ऊपर और मैं बोल सकता हूँ, बट सो ये तो इनफैक्ट जो राना सैफुल्ला है उसने भी ये चीज़ कही थी कि भारत बहुत कहता था कि 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान से, उसे अलग कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को, पर वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ में फिर से आके मिल गया है। तो ऑफ कोर्स वो थ्रेट तो है। एंड इफ़ समवन हैड टोल्ड मी ऑन द पॉडकास्ट, आई थिंक राजा मुनीब जी ने मुझसे कहा था कि स्विगी जोमेटो पे आप देख लो, जो उबर ओला में जितने लोग काम कर रहे हैं, इफ़ यू एक्चुअली स्कैन थ्रू द पीपल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन देम। तो वो थ्रेट तो है आपका, वो आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बट कुछ दिन पहले शेख हसीना जी का एक इंटरव्यू हुआ था, एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें कही। एंड उसके बाद में बांग्लादेश में कई सारे राइट्स भी शुरू हुए इन विच वर अगेंस्ट यूनुस, अवामी लीग, यस। संचित वो वीडियो निकालना एक बार। ओह ओके, या ओके। सो दिस इज वन ऑफ द वीडियोज, ये आई थिंक 1-2 दिन पहले का ही है। सो ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखिए, ये प्रोटेस्ट अवामी लीग के लोग कर रहे हैं। शेख हसीना की जो पार्टी है, जो बैन हो चुकी है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर एक पार्टी को, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशंस भी सपोर्ट करता है। चलो वो उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ब्लास्ट हुए हैं, एक्चुअली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये जो ब्लास्ट हैं एक्चुअली ये अवामी लीग के जो प्रोटेस्ट फिलहाल जो बांग्लादेश में चल रहे हैं, उन प्रोटेस्ट को डेटर करने के लिए की गई हैं क्रूड बॉम्ब। जो बांग्लादेश में ब्लास्ट हो, कॉकटेल वाला जो, यस, जो ब्लास्ट है, तो हमारे पास उसका भी एक वीडियो है। तो जो ब्लास्ट बांग्लादेश की ढाका में हुई हैं इस समय, वो अब माना ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के जो लोग हैं उन्हीं लोगों ने किया है, क्योंकि उनको ये डर था कि अवामी लीग की जो बहुत बड़ा तबका है, आज भी करोड़ों लोग हैं बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं, वो अगर सड़कों पे आ जाएं तो यूनुस जो सीआईए का एसेट है उसको खतरा हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को सड़कों पे ना लाने के लिए ये ब्लास्ट की गई है, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, बांग्लादेश के अंदर इस समय मोहम्मद यूनुस एक प्राइवेट आर्मी खड़ा कर रहा है, जहां पे 800 से 9,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग चल रही है 7 लोकेशंस के अंदर। इन लोगों को आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में ट्रेनिंग दी जा रही है, और इन लोगों को, और ढाका में इस समय इससे रिलेटेड है वो, इसलिए मैंने ये पॉइंट शेयर किया कि ये जो 7-8 हज़ार जो लोग हैं, 9,000 जो भी हैं, इन लोगों को इस समय बांग्लादेश पुलिस की यूनिफॉर्म दी जा रही है अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, जो बांग्लादेश से ही आ रही हैं ये रिपोर्ट्स। और इन लोगों को स्ट्रीट्स में मॉनिटर करके, जो वहाँ की अपोजिशन है, जो अभी तो ख़त्म कर दिया है, वो कंट्रोल जमाने के लिए इनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एंड इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जमाते इस्लामी का जो लीडर है उसने भी ये चीज़ कही थी कि बांग्लादेश में वी हैव फाइटर्स जो कि भारत के साथ में लड़ने के लिए तैयार है, एंड एक कॉल पे वो आ जाएंगे लड़ने के लिए। ये तो उस बंदे ने न्यूयॉर्क में से दिया है, ये जी यस, न्यूयॉर्क में से दिया है, ऐसा नहीं है कि किसी मदरसे में बैठ के बांग्लादेश से लिया है, और खुलेआम दिया है उसने ये बात। उसने, देखिए, बोलना बहुत आसान है, इस समय उनको बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको रेडिकलाइज करना है, उनको फॉल्स होप दिखाना है कि वो भारत के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो ये जो बंदा है, जो जमात का जो फॉरेन प्रेजेंस जो चलाता है, उसने यूनाइटेड नेशंस की जब सेशन चल रही थी उस टाइम पे न्यूयॉर्क में बैठ के उसने ये बातें बोली थी। राइट। तो उनका ये प्लान अब ये है कि गजवाए हिंद का जो चूर्ण है वो तो पाकिस्तानियों को दे के भारत के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दे के रेडिकलाइज किया है। अब वही प्रकरण हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ओके, एंड क्योंकि बांग्लादेश की हम बात करें तो वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट जो भारत का चिकन स्नैक है।
ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। संजय तो एक बार इमेज पुल अप कर। हाँ यही। सो अगर किसी को नहीं पता है हम यहाँ पे इमेज डाल भी देंगे ये वाला, बट दिस इज़ एग्जैक्टली वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हम कहते हैं वो चिकन स्नैक है। एंड ये बांग्लादेश से एकदम एडजेसेंट है। और कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने इसके बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज बिजार। आई डोंट नो कि किस तरह से वो चिकन स्नैक पे आके कब्जा करेंगे, उनके पास में ताकत है नहीं, बट स्टेटमेंट्स उतने उन्होंने बड़े बड़े दे दिए थे। सो चिकन स्नैक के बारे में भारत क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, भारत का सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, बहुत बड़ी बात है इनफैक्ट ये कि 22 किलोमीटर्स का ये जो कॉरिडोर है, इसमें एक रेलवे लाइन जाता है जो बॉर्डर से ऑलमोस्ट फ्यू किलोमीटर्स दूर है। और ये वो रेलवे लाइन है जिससे अब नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी ने जो अनाउंस किया है, मोर देन 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। रिलायंस कर रहा है, अदानी ग्रुप कर रहा है, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो 20,000 का कमिटमेंट इस साल किया है फर्स्ट हाफ में। तो इतना पैसा आप नॉर्थ ईस्ट में हम लगा रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए इसकी जो एक्सेस है ये 22 किलोमीटर का कॉरिडोर डिसाइड करेगा, और वो भी एक रेलवे लाइन जो फ्यू किलोमीटर्स बॉर्डर से दूर है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए कि हम इसको एक्सपैंड करें। और ऐसा नहीं है कि अभी वो सिक्योर नहीं है, हमारा वहाँ पे इस समय हासीमारा बेस है, सिलीगुड़ी में हमारे सुदर्शन चक्र कॉर्प्स हैं, और अभी लेटेस्ट जो पब्लिकली आया है कि 3 गैरिसन्स भी हमने बना लिए हैं। असम में हमने एक जगह पे बनाया है, और हमने किशनगंज में बनाया है, चोपड़ा में बनाया है, वेस्ट बंगाल साइड में भी 3 नए गैरिसन्स हमने बनाए हैं इस इलाके में। और एक पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे, लाल मुनीरहत एयरबेस जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो विजिट कर चुका है, वहाँ पे अब एयर डिफेंस रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं चाइना के द्वारा। उसके एकदम सामने ये जो हमारा धुबरी वाला बेस है असम वाला, कुछ किलोमीटर दूर है। और उसके बाद में जो दूसरा है नीलफामारी जो बेस है, और फिर तीसरा जो है जो बांग्लादेश के अंदर उनका एक और एयर स्ट्रिप जो रिनोवेट किया जा रहा है, किशनगंज जो है उसके एकदम सामने है, चोपड़ा जो है उसके एकदम सामने है। तो भारत की आर्मी जो है वो इस समय फील्डिंग लगा के बैठी हुई है वहाँ पे। हमने प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं यहाँ पे। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द टाइम, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन रॉन्ग मूव। और हासीमारा में हमारे रफेल्स हैं, S-400 सिस्टम्स उस इलाके में है, ब्रह्मोस की बैटरीज हैं, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स हैं। अभी हमारा वहाँ पे पूर्वी प्रचंड प्रहार भी हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में नोटैम्स जो हमने इतने इशू किया है, एयर एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की जो इंटेंट है ना, दैट इज कंसर्निंग। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए इंटेंट और कैपेबिलिटी चाहिए होता है अगर आपको कोई खुराफाती चीज़ करनी होती है। कल तक जब शेख हसीना थी तब तक चलो बांग्लादेश का ऑफिशियली इंटेंट नहीं था, ये हम मान सकते थे, कैपेबिलिटी कभी भी नहीं थी। अब बांग्लादेश का इंटेंट चेंज हो चुका है, और कैपेबिलिटी अभी उतनी नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ किया नहीं तो 2 से 3 साल में उनकी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके लिए इन माय ओपिनियन वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। अगर हमने हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली या जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो आगे ये और डिफिकल्ट होता जाएगा। यूएस बांग्लादेश के अंदर जिस स्पीड में घुस रहा है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके एक्शन लेने के लिए। करेक्ट, क्योंकि बांग्लादेश में अब इंटरेस्ट चाइना का भी है, यूएस का भी है, भारत का भी है, सभी देशों का है। तो वहाँ पे वो जो हम अफगानिस्तान में एक वो ग्रेट गेम हमने देखा था, उसी तरह का कुछ गेम यहाँ पे अब चल रहा है, वेर इन ऑल द एजेंसीज आर इन्वॉल्व हियर फ्रॉम एवरी कंट्री। तो बहुत सारे इश्यूज भारत के लिए वहाँ पे बन सकते हैं। इनफैक्ट ये भी मुझे एक चीज़ बताना कि ये जो पाकिस्तान का नेवी चीफ था, ये ढाका में क्या कर रहा था? देखिए इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पूरी मिलिट्री इंटीग्रेशन चल रही है। अगर आपको मैं सिर्फ पिछले कुछ महीनों की बातें बोलूँ, आईएसआई के डेलीगेशंस कंटिन्यूसली वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोग, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ आया था, और वॉरशिप्स भी उनकी डॉक्ड है वहाँ पे, आई थिंक। यस। तो ये अभी 1 महीने पहले की बात है। यूएस वॉरशिप जो है पाकिस्तानियों पे तो मैं अभी आता हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यूएस वॉरशिप जो है जिसमें 300 से ज़्यादा क्रू है, वो वॉरशिप चिटागोंग के पोर्ट में डॉक हुई थी। 1971 के बाद में फर्स्ट टाइम यूएस की वॉरशिप डॉक हुई है बांग्लादेश के अंदर, और ये हुआ है 1 महीने पहले। उसके कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान की वॉरशिप आके वही पोर्ट में डॉक होती है। यूएस के नेवी सील्स जो हैं वो बांग्लादेश के नेवी सील्स के साथ यूएस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है।
और फिर अब पाकिस्तान की नेवी वहाँ पे जाके वो एग्जैक्टली उन्हीं जगहों को विजिट करती है जहाँ पे यूएस के ट्रुप्स ने विजिट किया था, कॉक्स बाजार के एरिया में और उस इलाके में। और यही वो टाइम है जब बांग्लादेश के आर्मी की एक बहुत बड़ी डेलीगेशन, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोल दूँ, ये जो डेलीगेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वकर उल जमन जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ को जो रिपोर्ट करते हैं, ये वो लोग नहीं गए हैं। उनके जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन जो मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट करती है, जो वहाँ के सो कॉल्ड चीफ एडवाइजर है, जो यूजुअली उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती है। वो मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान में इस समय है, उनकी कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, और उसी टाइम पे ये नेवल शिप जो है पाकिस्तान का यहाँ पे डॉक होता है। और जो कार्गो शिप भी लैंड हुई थी बांग्लादेश के अंदर, ये अजरबैजान से आई थी, कुछ ही हफ्तों पहले की बात है। अब उस कार्गो शिप में क्या था किसी को नहीं पता। और ये तो मैं वॉरशिप की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान अभी लैंड हुई। इसके पहले जो ट्रेड के जो शिप्स हैं उस कंटेनर्स में जो चल रहे हैं, पिछले 1 साल के अंदर उन कंटेनर्स के अंदर क्या डिलीवर हुआ है माल बांग्लादेश के अंदर, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही पता है। और इस समय ये जो कंटेनर शिप्स जो पिछले 1 साल में जो ट्रेड के नाम पे जो डॉक होती हैं बांग्लादेशी पोर्ट्स में, माना जा रहा है कि उसके अंदर से बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान के, जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, वो भी वहाँ पे लैंड हो चुके हैं। और ये लोग जो 7 कैंप की मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के अंदर, वो लोग इस समय ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बांग्लादेश के ये जो यूथ, सो कॉल्ड यूथ को। तो बेसिकली बांग्लादेश मोर एंड मोर हमारे लिए वो प्रॉब्लम एरिया बनते जा रहा है, एंड इन द कमिंग फ्यूचर हम वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट आपने जो एक वो इमेज भेजा था संचित, वो बांग्लादेश वाला मैप ओपन अप कर। हाँ, ये एक्सप्लेन टू मी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज जो एक बीच में वो न्यूज़ आई थी, एक बंदा यूएस आर्मी का आया था मोदी जी का असैसिनेशन करने, वो एक जो न्यूज़ फ्लोट हुआ था, टेरेंस हार्वेल जैक्सन, उसकी भी खबर ये थी कि फॉरगेट द मोदी एंगल इन दैट, न्यूज़ ये थी कि वो कॉक्स बाजार में भी उसने बहुत विजिट्स किए थे। कॉक्स बाजार में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, इस समय म्यांमार में बहुत बड़ा गेम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि म्यांमार की जो हुंता है उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे कुछ महीने पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले उन सैंक्शंस को हटा दिया। हुंता जिनके ऊपर सालों से सैंक्शंस थे, डोनाल्ड ट्रंप ने वो हटा दिया। अचानक इतना हृदय परिवर्तन क्यों हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा। अराकन आर्मी जो है इस समय रखैन स्टेट जो है म्यांमार की, उसके ऊपर कब्जा करके बैठी है। रखैन स्टेट में भारत का सिटवी पोर्ट है, जो भारत का जो पोर्ट्स अथॉरिटी, आई थिंक ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है भारत की, वो ऑपरेट करती है सिटवी पोर्ट। ऑलरेडी हम है उसके एकदम बगल में, एकदम बगल तो नहीं बोलूंगा, 500 किलोमीटर दूर चाइना का क्याफू पोर्ट है, राइट, जहां पे चाइना से गैस पाइपलाइन भी आता है। और यूएस जो है वो उसको चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड, जो भारत की जो सिटवी पोर्ट है उससे आप पकड़ लीजिए 500-600 किलोमीटर दूर है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड भारत का सिटवी पोर्ट, और उस तरफ चाइना का कैफू पोर्ट। तो ये तीन, भारत, चाइना और यूएस, तीनों ही इस रीजन के अंदर सेट होने की कोशिश करे। भारत ऑलरेडी वहां पे हमारा पोर्ट है, तो भारत एक लीडर है उस जगह पे, ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है वहां पे ट्रेड के एंगल से। अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप सोचिए। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि शेख हसीना तक को उनको हटाना पड़ा इस चीज के लिए। तो कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा यहाँ पे। चाइना का इस समय इंडियन ओशन में एक्सेस जो है, वो क्याफू पोर्ट जो है यहाँ पे रखैन स्टेट से एक है, फिर दूसरा है ग्वादर, चलो उस पर तो बाद में आएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे क्याफू पोर्ट है। तो यूएस की स्ट्रैटेजी ये है कि भाई चाइना का जो इंडियन ओशन में आ ना जाए, इसके लिए यूएस को वहाँ पे अपना खुद का प्रेजेंस चाहिए। और इसलिए यूएस कॉक्स बाजार में इस समय बांग्लादेशी आर्मी और रोहिंग्या की अराकान आर्मी, जो रोहिंग्या का अराकान आर्मी का जो गुट है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। यूएस फोर्सेस वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बांग्लादेश आर्मी वाले जो हैं वो रोहिंग्यास को ट्रेनिंग दे रहे हैं अराकान आर्मी से लड़ने के लिए। अराकान आर्मी जो है वो एक टाइम पे भारत के साथ कुछ रिलेशंस हमने एंगेज किया था, लार्जली चाइना ने उनको भी फंडिंग किया है। एक टाइम पे यूएस ने भी उनके साथ कोऑपरेट किया था, लेकिन आजकल अराकान आर्मी माना जाता है कि चाइना के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करती है। तो चाइना जो है अराकान आर्मी को बैक करती है,
क्योंकि चाइना चाहता है कि यूएस जो है बांग्लादेशी आर्मी और रोहिंग्याओं का इस्तेमाल करके यहाँ पे ना प्रेजेंस हो। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा ग्रेट गेम हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे चल रहा है। और यहाँ पे भारत के लिए खतरा यहाँ पे ये है कि अगर यूएस यहाँ आ जाता है इस रीजन, सेंट मार्टिन रीजन के आइलैंड के पास, तो भारत का बे ऑफ बंगाल वहाँ पे वॉरशिप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1971 में जो हुआ था, रशिया का जो जब प्रेजेंस इंडियन ओशन में आया था, तो यूएस की वॉरशिप डर के भाग गई थी। और वो एक कारण था कि हम 1971 में, वो भी एक कंट्रीब्यूशन था कि हम उस जंग में हमें जीतने में आसानी हुई। राइट। तो अगर यूएस की वॉरशिप सेंट मार्टिन आइलैंड में आ जाती हैं तो कल हमारे लिए बांग्लादेश के रेडिकल्स के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हमें एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट भी पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत का इंटरेस्ट वो है, यूएस का इंटरेस्ट कुछ और है। बट ये यूएस इंटरेस्ट के हिसाब से सेंट मार्टिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है उनके लिए? व्हाट इज, मतलब उनका लार्जर गोल प्लान क्या है? सिर्फ नजर रखने के लिए या यहाँ से ऑप्स रन करने के लिए? देखिए, यूएस के मिलिट्री बेसिस पूरे दुनिया में है इस समय, राइट। वो जहाँ जहाँ चाइना है, चाइना के इंडियन ओशन के एक्सेस पॉइंट्स है, वहाँ वहाँ यूएस को अपनी प्रेजेंस रखनी है। राइट। आप चाहे फिलीपींस देख लो या जो भी, जहाँ जहाँ चाइना की प्रेजेंस है वहाँ यूएस को आना ही है। ग्वादर में जो चाइना का जो पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए अब उसके पास में यूएस अभी नया अपना खुद का पोर्ट पाकिस्तान से मांग रहा है। तो उसी तरह सेंट मार्टिन इज अ काउंटर बैलेंस मेजर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, वो क्योंकि आपने ग्वादर वाली बात की, संचित वो वाला इमेज एक बार पुल अप कर, जहाँ पे वो पसनी पोर्ट वाला। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे पसनी, चाबाहार एंड यहाँ पे ग्वादर भी उसी लाइन में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अमेरिका का इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है। तो दोनों एंड्स पे हमें वही देखना है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, दोनों साइड पे हमें चाइना, इंडिया और अमेरिका। तो ये कितना बड़ा एक गेम यहाँ पे खेला जाएगा और उसके बीच में हम पिंसर की तरफ फंसने वाले हैं शायद। ये जयेश कॉपी एंड पेस्ट है। जो अभी आपने म्यांमार की मैप में हमने देखा, यूएस, इंडिया, चाइना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है चाबार, ग्वादर और पसनी पोर्ट। एग्जैक्टली सेम प्लेबुक। एक अरेबियन सी में चल रहा है, एक बे ऑफ बंगाल में चल रहा है। अब ग्वादर और पसनी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पे भी भारत की ही जीत है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे भी भारत की ही जीत है। ग्वादर पोर्ट के लिए चाइना ने सीपेक में ऑलमोस्ट $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ग्वादर पोर्ट में इज एज ऑफ टुडे 3 बर्थ्स है, मतलब 3 शिप्स डॉक कर सकती है ग्वादर में। छाबर पोर्ट जो भारत ऑपरेट करता है उसमें 5 शिप्स डॉक कर सकती है। ठीक है, भारत ने चाबर पोर्ट के एग्रीमेंट 2018 में की थी। चाइना ने ग्वादर का जो एग्रीमेंट है सीपेक का, वो 2015-16 में किया था पाकिस्तान के साथ, हमसे भी पहले। करेक्ट। और $60 बिलियन भी इन्वेस्ट कर दिए पाकिस्तान जैसी मनी पिट के अंदर। उसके बाद में चाइना को मिला क्या? कुछ नहीं। आज चाबार में पिछले साल $2.6 बिलियन का ट्रेड हुआ है। ये ग्लोबली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। चाइना का ग्वादर के अंदर क्या ट्रेड हुआ ये तो उन लोगों ने आज तक नहीं बताया। और जो एस्टिमेशंस बोलती है कि $1 बिलियन का भी नहीं हुआ है। आपने $60 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और आपने अभी सालाना आपकी $1 बिलियन की भी ट्रेड नहीं होती है ग्वादर में। भारत के जो कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने फंड किया है चाबर पोर्ट के अंदर, हमने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया है वहां पे एज ऑफ नाउ। और हमारी तो ऑलरेडी 2.6 बिलियन की पिछले साल की ट्रेड हुई है। तो प्रॉफिट में कौन है यहाँ पे? तो भारत बहुत बड़ा सक्सेस है यहाँ पे चाबर में, इसीलिए भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की रही है। खैर, अभी पसनी पोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये कंटेक्स्ट समझना जरूरी था पसनी पोर्ट पे आने से पहले। अब यूएस चाहता है कि जी मुझे भी यहाँ पे आना है। जैसे सेंट मार्टिन पसनी में आया नहीं है ना, इसकी सिर्फ बातें चल रही है। वो तो अभी बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। देखिए, अभी तो शुरुआत है कॉन्वर्जेशंस की। ठीक है, अब यूएस, अब देखिए पाकिस्तानियों का जो नया पापा इस समय यूएस है। जो जी जिनपिंग जो पापा था 10 साल तक पाल के रखा था, अब ठीक है, अभी ट्रम्प बाबू के साथ उनका कुछ चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने पसनी पोर्ट में अब को लेके नया चूर्ण बेचा है। देखिए, पाकिस्तान का क्या है ना, वो हर कुछ साल में ग्लोबल पावर्स को नई नई चीजें बेचते हैं, डिलीवर नहीं करते। ग्वादर में आज तक पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। अब नया बकरा है, उन्होंने ट्रम्प को पकड़ लिया।
तो भाई यूएस का इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि जो चागाई एरिया है बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर रेको-देख माइन है, जो 1989 से उसको पाकिस्तानी अलग अलग लोगों को बार बार उसको बेचा जा रहा है। तो यूएस की इंटरेस्ट ये है कि भाई वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हम कर ले। तो आसिम मुनीर ने इस समय ट्रम्प को ये आइडिया बेचा है कि भाई आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो और हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ से निकाल के देंगे, और वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो जो पसनी पोर्ट है वहां से आप लेके जाओ माल। तो लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन है वो इतना आसान नहीं होता। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1998 में यही चागाई हिल्स के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी था जिसके साथ पाकिस्तान ने एक एमओयू साइन किया था कि भाई हम आपको यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके दे देंगे। 2011 तक ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी की वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। 14 साल तक एमओयू साइन होने के बाद कुछ काम हुआ ही नहीं। आए दिन ब्लास्ट होते थे, ये होता था वो होता था, और ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी से पाकिस्तानियों ने $220 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी ले लिया, कैश भी ले लिया और गायब हो गए। 2011 में जब ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने बोला कि भाई आप इतने साल हो गए, अब हमको हमारा या तो पैसा वापस करो या हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करो, तब पाकिस्तानियों ने बोला कि जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पैसा गयो आपका, डूब गया। तो अब ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर केस कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर। 2000 आई थिंक 16-17 के टाइम पे, ये आई थिंक 19 था, इस टाइम पे ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने ये केस में पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट $6 बिलियन का फाइन इम्पोज किया। $6 बिलियन? यस। और ये पाकिस्तानी जो है उनके पास तो इतने पैसे उन्होंने देखे नहीं है, उनके फॉरेक्स रिजर्व में भी उस टाइम पे इतना नहीं था। ठीक है, तो उनकी फट गई ये सुनते ही। फिर उन्होंने जाके देखिए, ये जो 1998 में जो एमओयू साइन हुआ था उसमें बैरिक गोल्ड एक कैनेडियन कंपनी थी, उनका भी 25% स्टेक था, और ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी का कुछ स्टेक था और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कुछ स्टेक था। अब ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने वो क्या करना है अभी उनको पता नहीं है, पैसे तो है नहीं, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने पैसे फाइन बोल दिया। तो ये लोग ने जाके बैरिक गोल्ड जो कैनेडियन कंपनी, उनके पैर पकड़ लिए, उनको बोला कि भाई प्लीज़ जी हमारे लिए कुछ कर दो, ये फाइन हम भर नहीं पाएंगे। एक काम करो, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का जो स्टेक है 25 जो उनका जो स्टेक है वो भी आप ले लो, ठीक है, और कुछ हम आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं ना, ठीक है, और ये 6 बिलियन का थोड़ा हम लोग इसको मैनेज कर लेते हैं, आप 50% ले लो। तो ऐसा बोल के 2022 में ये कैनेडियन जो बकरा है, पुराना बकरा है, नया बकरा नहीं है, तो बैरिक गोल्ड तो पुराना बकरा था, उसी पुराने बकरे को वापस बकरा बनाया कि भाई आप जो है 50% ले लो ये माइन के अंदर और हम मिलके एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बैरिक गोल्ड वाले भी वो भी ये शातिर बन चुके हैं पाकिस्तानियों के साथ डील करके, उनको भी पता चल गया कि ये कैसे लोग हैं। बैरिक गोल्ड वाले ने बोला कि भाई मैं $3.5 बिलियन इन्वेस्ट जरूर करूंगा 2022 में, लेकिन ये जो पैसा है ये वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करेंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करेगा, हम हमारे जेब से नहीं डालेंगे भाई, क्योंकि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन भाई है उनका 220 मिलियन डूब चुका है, ये लोग ने हत्या लिया वो पैसा, हमारा और एक पैसा नहीं हमें डुबाना है। इसलिए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को इंक्लूड कर दिया कि भाई आप इस रीजन में इन्वेस्ट करो रेयर अर्थ मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं पसनी पोर्ट के साथ, तो ये इस एरिया का बैकग्राउंड रहा है। अब नया बकरा जो है बैरिक गोल्ड के बाद में अब ट्रम्प बाबू है। अब ट्रम्प को आसिम मुनीर ने जब वो गया था, माना जाता है कि भाई कुछ सैंपल्स वगैरह दिखाए। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की खुद की जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या भारत है या रा की साजिश नहीं है, ये पाकिस्तान की खुद की जो जियोलॉजिकल सर्वे बोलती है कि भाई उस रीजन के अंदर जो हार्ड रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अनकन्फर्म्ड है। ठीक है, पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, अभी भी आप भी इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। और यूएस की जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई उस रीजन में रेयर अर्थ मिनरल्स कितने हैं वो अनकन्फर्म्ड है, और एस्टिमेट्स के हिसाब से 300 बिलियन के आसपास का वैल्यू का होगा। अब पाकिस्तानियों ने
कहीं से तो एक आसमान से $6 ट्रिलियन का एक नंबर ले लिया, बोल दिया जी कि इसकी जो वैल्यूएशन है इस एरिया में वो $6 ट्रिलियन की रेयर अर्थ हमारे पास है जी, करके उन्होंने पीआर करना स्टार्ट कर दिया इस साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, इंटरनेट पे आप देखेंगे ये आर्टिकल्स फ्लोट करने स्टार्ट कर दिया। अब ये $6 ट्रिलियन का जो नंबर है ये कहाँ से आया है? ये क्या पाकिस्तान की जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला, क्या यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला, या कोई इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है? किसी को नहीं पता। ये इसका सोर्स किसी को नहीं पता है। और ये जो चूर्ण है ये बेचा है अब पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, बहुत लोग को लगता है वो बेवकूफ है। देखिए, मेरा ये मानना है उसको भी ये बात पता है कि भाई ये क्वेश्चनेबल चीज़ है, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल है नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो का दामाद जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी का एक बिजनेस हैंडल करता है, और उसका जो खास आदमी स्टीव विटकॉफ है, उसका बेटा वो भी इस कंपनी में स्टेक रखता है। ये क्रिप्टो करेंसी कंपनी, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा भी उसमें शामिल है। बेटा भी होगा, प्राइमरीली उसका दामाद का बड़ा स्टेक है, और स्टीव विटकॉफ का बेटा है, और उसका होगा। ये लोग सब, इनकी फैमिली बिजनेस होता है यहाँ पे। तो इस कंपनी ने पाकिस्तान की जो आर्मी रिलेटेड जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ एक डील फाइनलाइज किया था। और ये पहलगाम अटैक के जब हुआ था उस टाइम पे ये डील साइन हुआ था। और माना जाता है कि ये, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। तो ट्रंप का पर्सनली यहाँ पे कुछ पर्सनल अरेंजमेंट है पाकिस्तानी रेजिम के साथ। अब वो क्या है उसके ऊपर हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तानी आर्मी को के साथ एंगेजमेंट करने के लिए कुछ और लेजिटिमेट रीजन चाहिए ना। अब वो ये तो नहीं बोल सकता कि मेरी क्रिप्टो करेंसी की फैमिली डील के लिए मैं पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखूंगा, ऐसा थोड़ी वो पब्लिकली बोल सकता है। तो उसको एक बड़ा सा एक एलिबाई चाहिए। तो उसने बोला कि यार देखो, चाइना जो है इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो सप्लाई है रेयर अर्थ मिनरल्स की वो चाइना कंट्रोल करता है। ट्रेड वॉर में उसको मुक्का खाना पड़ा। अब उसने घुटने टेक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। रेयर अर्थ की जो कार्ड चाइना ने प्ले किया, और यूएस ने कभी इन्वेस्ट किया नहीं अपने खुद के रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में फॉर व्हाटएवर रीजन। वो एक अलग ही कॉन्वर्जेशन है डीप स्टेट का, वो सब अलग चीज़ है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई यूएस के पास है नहीं। तो उस टाइम पे आसिम मुनीर की जो टीम है उसने ये $6 ट्रिलियन का चूर्ण दे दिया ट्रंप को। सर आप, हमारे पास तो बहुत है, आप आ जाओ यहाँ पे, हम सब कर देंगे ना आपके लिए। फिर ट्रंप ने बोला चलो ठीक है यार, अगर नहीं भी मिले 2-4 साल बाद, अगर मान लो वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल नहीं भी मिले तो क्या है, मेरा जो 2-3 साल का जो पॉलिटिकल माइलेज है वो तो मेरा निकल जाएगा ना। करेक्ट। तो ट्रंप ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ एक एमओयू साइन किया। अब ध्यान से सुनिए, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो $500 मिलियन का यूएस ने साइन किया है पाकिस्तान के साथ। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं एग्रीमेंट साइन कर लिया जी, 500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन कर लिया। अरे भाई, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई डील नहीं साइन हुआ है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, एमओयू है, जो लीगली बाइंडिंग नहीं है कि $500 मिलियन इन्वेस्ट करना ही है। ठीक है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। और ये सिर्फ एक एमओयू है, और ये एमओयू के बहाने से 1-2 साल तक तो पीआर चल जाएगा ना कि पाकिस्तान के साथ हम ये कर रहे हैं। और बाकी जो चागाई हिल्स के अंदर जो ये इतने सारे साल में जो बेवकूफ़ लोग बन रहे हैं, तो एक और ही सही 2-4 साल यहाँ निकल जाएगा। तो ये पूरा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो खेल है, ये पूरा बुलशिट है। पाकिस्तान में अभी खुद की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आप खुद अभी ऑनलाइन देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में हार्डली $1 बिलियन का भी एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है। और वो लोग अपने जो सो कॉल्ड आवाम होती है पाकिस्तान की, उनको चूर्ण बेचते हैं कि भाई 1998 से बेच रहे हैं कि भाई हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी रिजर्व्स है या जो भी है। अब आप उनको ये बोलोगे कि भाई आपने अगर इतना सच्ची में है तो भाई 25-30 साल में क्यों आप अमीर क्यों नहीं हुए, तो वो बोलेंगे नहीं जी, भारत की साजिश है, राह की साजिश है, बलोचिस्तान की साजिश है, सब साजिशें हैं, लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है जी। करेक्ट। लोग बोलते हैं अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्टर्स। बट ये जो बलूचिस्तान से भी इनका जो आपने रेकोदिक की बात की, जो माइन है वहाँ पे आई थिंक चाइना का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हें वो सीपेक वहाँ से मतलब निकालना है, एंड वो हो नहीं पा रहा है। वहीं पे अमेरिका घुस रहा है। तो अगेन जो हमने बात की कि एक पूरा वो कॉकटेल बनता जा रहा है वहाँ पे ऑफ एवरी एजेंसी इन द वर्ल्ड। वो या तो यहाँ पे है या तो बांग्लादेश वाले साइड पे है। एंड
इसका जो एक लार्जर नैरेटिव होगा या लार्जर थ्रेट होगा फॉर इंडिया, वो क्या होगा इन द कमिंग डेज? देखिए, भारत का नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है इस समय उसने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली है। आसिम मुनीर को लाइफ टाइम एक्सटेंशन अभी मिल अभी जो चुका है। अमेंडमेंट हुआ है उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है कि भाई अब जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, एमओयू होंगे, वो पहले जिस तरीके से फॉलथ्रू होती थी, प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी के बीच में, वैसे तो आर्मी डोमिनेट करता था, फिर भी एक थोड़ा बहुत ऊपर ऊंच नीच होती रहती थी। अब वो ऊंच नीच को निकाल दिया है आसिम मुनीर ने। इमरान खान के टाइम पे जो ऊंच नीच हमने देखी थी, राइट? तो वो अभी उसने, पाकिस्तान आर्मी ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के साथ डील कर रहा है और चाइना के साथ भी डील कर रहा है। तो यूएस और चाइना दोनों ही compete करेंगे पाकिस्तानियों को लोअर करने के लिए कि भाई हमारे लिए वहाँ कुछ कर दो, रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स का तो फेक मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन कॉपर एंड गोल्ड है। रेको देख में कॉपर एंड गोल्ड बहुत है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है। और चाइना की जो मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन है एमसीसी, ऑलरेडी उसकी एक्सट्रैक्शन सालों दशकों से चल रही है। तो माल है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है माल। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है, आसिम मुनीर को ये लोग बैक करेंगे अब कुछ हद तक। तो इससे क्या है, आसिम मुनीर जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है, या इसके आसिम मुनीर तो चलो यार, कल ऐसा कुछ भी हो सकता है, एलिमिनेट भी हो सकता है, पाकिस्तान आर्मी को कोई पता नहीं होता ना, कल कोई और भी आ जाएगा। तो पाकिस्तान आर्मी एम्बोल्डन हो चुकी है, मतलब उनको अभी ये थोड़ा हिम्मत आ गया है कि भाई कल जाके कुछ भी भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो ट्रंप मामू है वो उसका हाथ में हमारे सर पे है, तो वो हमें बचा लेगा, और टर्की तो ऑलरेडी हमको वेपन्स भी सप्लाई करता है, राइट? चाइना का भी 90% जो पाकिस्तान के वेपन्स है वो चाइना सप्लाई करता है। तो चाइना भी हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ से हम वो ले लेंगे, वेपन्स ले लेंगे। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम यूएस और टर्की से ले लेंगे, और हम अपना जो यहाँ पे बिजनेस है वो भारत के साथ जो टेरर अटैक करते रहेंगे, और उनको हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये जो डेयरिंग है ना, ये डेयरिंग आसिम मुनीर को यहाँ से मिली है। इसलिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेसेस को ध्वस्त होने के बाद, ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद, कोई आंसर नहीं था और कन्वेंशनली ह्यूमिलिएट होने के बाद आसिम मुनीर ने इमीडिएटली अपनी बेइज्जती बचाने के लिए खुद को ही प्रमोट कर लिया, और वो कहानी चलो मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद भी अभी भी वो जेईएम और लश्कर तैयबा का इस्तेमाल करके भारत के अंदर टेरर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। वो हिम्मत उसको कहाँ से आ रही है? वो हिम्मत आसिम मुनीर को अपने आर्मी से नहीं आ रही है, वो हिम्मत उसको फॉरेन डिप्लोमेटिक सपोर्ट से आ रही है। तो यहाँ पे भारत को खतरा है, और बांग्लादेश में भी यही है, कॉपी पेस्ट है ना, कि कल जाके चिकन स्नैक में हम अगर एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे तो सैंक्शंस का एक थ्रेट है, डिप्लोमेटिक कवर फायर यूएस दे सकता है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। क्योंकि ये एक मैंने पैटर्न हमेशा देखा है कि जब जब पाकिस्तान को ओवर्टली अमेरिका का सपोर्ट मिला है, कोवर्टली तो मिलता ही था, बट ओवर्टली जब मिलने लगा है, तब तक उसमें वो डेयरिंग आ जाती है कि अब हम भारत में कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कर सकते हैं। एंड हम वही पैटर्न्स वापस से देख भी रहे हैं कि जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को वापस से इंटरनेशनलाइज करने की वो कोशिश कर रहा है। तो सेम पैटर्न्स आर रिपीटिंग। आपने एक चीज़ कही, आसिम मुनीर एलिमिनेट हो सकता है, ये सेम चीज़ मुझसे आई थिंक राजा मुनीब ने भी कही थी कि द ओनली एंड ऑफ दिस होल थिंग इज आसिम मुनीर्स असैसिनेशन। व्हाट आर द रीजंस इसके पीछे? यस, कोई और रीज़न नहीं है। देखिए, उसने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली है, राइट? जो बाजवा था इससे पहले, वो स्मार्ट था, उसने अपने पैसे कमा के आराम से यूरोप में अपना मैंसन वगैरह लेके मस्त वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और उसने कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैनेज कर लिए, भारत ने जो स्ट्राइक्स वगैरह किए थे करके उन चला गया। अब आसिम मुनीर की जब बात आती है, अभी इसकी भी अपनी अरेंजमेंट है यूएस के अंदर, यूएस की फैमिली का भी माना जाता है, यूएस की सिटीजनशिप भी मिल गई है, और पाकिस्तान के सारी चीफ्स यूएस और यूरोप में ही, कनाडा में ही बसे हैं, राइट। तो आसिम मुनीर का यहाँ पे पॉइंट उससे रिलेटेड, या उसका यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा जो है उसको एक मिशन के लिए रखा गया है यूएस के द्वारा इस समय, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। यूएस में फ्लोरिडा में रह के वो न्यूक्लियर धमकी देता है, और जो उसकी मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो वो दे रहा है, जैसे रेड फोर्ट के पास अटैक करवाने की कोशिश करना,
और जो ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, तो हमें ये चीज़ बताता है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप, आगे की एडमिनिस्ट्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट करंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कुछ सर्टन स्पेसिफिक टास्क के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे ये बहुत डेंजरस चीज़ है। राइट। लेकिन मैं आपको ये बात भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास कार्ड्स नहीं है। भारत और यूएस की जो रिलेशन है वो सिर्फ पाकिस्तान डिफाइन नहीं करता। यूएस की जो आईटी सर्विसेज है वो पूरी भारत से ही आती है। गूगल ने अभी जो डेटा सेंटर विशाखापट्टनम के पास बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने की डिसीजन ली है, वो यूएस की कंपनी है। करेक्ट। अब यूएस के जो ब्रांड्स हैं उनका लार्जेस्ट मार्केट भारत है। इवन यूट्यूब जिसमें हम ये वीडियो अपलोड होगा, वो भी यूएस की कंपनी है। करेक्ट। और डिफेंस में भी जो यूरोपियन कंपनीज है, रेन मेटल जो है महाराष्ट्र में, उनकी 155 शेल की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग रही है भारत के अंदर। ब्लैक रॉक जो है, जो सबसे बड़ी माना जाता है, डीप किसी और एपिसोड में कभी डीप स्टेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ब्लैक रॉक जो है बिलियंस ऑफ डॉलर जो यूएस में इन्वेस्टेड है, तो यूएस पूरी तरीके से भारत के अंदर इन्वेस्टेड है। पाकिस्तान से क्या लेना देना है यार यूएस को? रेयर अर्थ मिनरल्स का ₹1 का रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिला है, कुछ लेना देना नहीं है। तो उस एंगल से आप देखेंगे आसिम मुनीर एक डिस्पोजेबल पॉन है यूएस के लिए भी। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम मैरी कर लिया है यूएस ने आसिम मुनीर को। जैसे सद्दाम हुसैन का यूएस ने इस्तेमाल किया था, पहले वो तो सद्दाम हुसैन का पार्टनर था ना यूएस, बाद में उसी सद्दाम हुसैन को मार दिया, राइट? तो वही चीज आसिम मुनीर के साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो डीप लेवल पे इंटीग्रेशन हो चुकी है, ये कोई पपेट नहीं है। ये कंपनियां दे आर डीपली इंग्रेन्ड इनटू आवर इकोनॉमीज। तो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है यूएस के साथ, ये 100 क्या 1000 गुना ज्यादा बड़ा है ये प्याज है जो आसिम मुनीर जैसे हैं उससे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसान है। संचित वो वीडियो पुल अप करना डोनाल्ड ट्रंप वाला, मैंने आपको ऑफ द कैमरा वैसे बताया था, बट लेट्स गो थ्रू दैट अगेन। ये वीडियो है, ये सीरिया का प्रेसिडेंट है जिससे वो बात कर रहा है। तो वो मतलब इतना गजब बंदा है सीरिया का प्रेसिडेंट, जो टेररिस्ट है बाय द वे, उसे बुला के उसे कह रहा है कि ये तेरे लिए परफ्यूम है, तेरे वाइफ के लिए भी एक है मेरे पास में। कितनी वाइफ है तेरी? वो कहता है एक है। तो बोलता है विथ यू गाइज आई नेवर नो। मतलब द ऑडेसिटी टू से थिंग्स लाइक दिस, टू होस्ट पीपल लाइक दिस। तो ये बंदे के साथ में आप कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट थिंक उसकी मैनेजमेंट को खुद को पता होगा कि कल को उठ के हमारा प्रेसिडेंट क्या कह दे, हमें भी नहीं पता। तो व्हाट डू यू डू देन? अभी जैसे उसका H1B पे जो एक आया है कि वो नहीं हम रोकेंगे, भारत से आने चाहिए लोग, भारत के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे, सडनली एकदम वो ट्विस्ट हो गया उसका। देखिए ट्रम्प की जो लीडरशिप स्टाइल है, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ बहुत लोगों से जो सोचते हैं कि ट्रम्प तो बेवकूफ़ है यार, कुछ भी बोल देता है कभी भी। देखिए मेरा ये मानना है वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान है। ट्रम्प जो है बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान है। हाँ, थोड़ा मुंहफट है, थोड़ा टेम्परमेंट उसका इशू है, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा है, क्लेवर बिजनेसमैन है। तो उसकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में लीड करता है। देखिए बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो अपने आसपास एक एम्बिग्यूटी पैदा करके रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो हमें प्रेडिक्ट ना कर पाए, क्योंकि जब आपका ओपोनेंट आपको प्रेडिक्ट करता है ना, तो वो आपके खिलाफ प्लान करता है कि यार ये तो ऐसा है तो मैं इसको ऐसे डील करूंगा। तो ये उसकी बहुत मतलब तारीफ जहां होता है वहां करना चाहिए। ये उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी फ्रॉम एज अ बिजनेसमैन ये है कि वो खुद को अनप्रेडिक्टेबल रखता है ताकि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र ना रच सके, राइट? तो उसके जो दुश्मन है वो भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट। और उसकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो एकदम कॉर्पोरेट के तरह चलाता है। जैसे उसके जो स्टाइल अगर आप देखेंगे, उसके जो टीम में जो लोग हैं, मार्को रूबियो जो है, जो स्टीव विटकॉफ है, स्कॉट बेसेंट है, ये सारे लोगों को वो जब उसके पास डेलीगेशंस वगैरह भी आते हैं तो उनके डेलीगेट्स को वो जैसे ट्रीट करता है,
वो अपने खुद के टीम मेंबर्स को भी उसी तरह हाइफनेट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे अभी उस टेररिस्ट को उसने परफ्यूम लगाया, आपने देखा वीडियो के अंदर, उसने फिर इमीडिएटली जो अपने बंदे को भी लगाया। Correct. तो वो अपने जो लीडर्स को अपने नीचे जो काम करते हैं उनसे हाइफनेट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है, और ये दिखाता है कि मैं बॉस हूँ, मैं ऊपर हूँ, आप लोग मेरे से नीचे हो, मैं बॉस हूँ। और वो उसका आप पॉलिटिकल स्टाइल बोल लीजिए, लीडरशिप स्टाइल ही उसका ऐसा है। तो ट्रम्प जो है, ही इज़ अ वेरी गुड, उस तरफ से देखा जाएगा तो पॉलिटिशियन है और वेरी इंटेलिजेंट गाय। मेरा अलग ही ओपिनियन है डोनाल्ड ट्रम्प को देख के। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये ओपिनियन यूजुअली लोगों में नहीं होता, ये सुनने नहीं मिलता, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट टेक। और इस पॉइंट पे मैं आपको जस्ट ये एक पॉइंट बोल देता हूँ। देखिए, अब ये H1B वीज़ा की बात की, वो पलटू राम है, वो करता है, लेकिन बहुत बार वो पलटू राम इंटेंशनली बनता है। मतलब देखिए, ही टेस्ट द वाटर्स। वो क्या करता है, उसकी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी ये है कि वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर डालेगा। वो सडनली वो उस लेवल तक प्रेशर डालेगा कि आपको लगेगा कि भाई इसके आगे तो मतलब हमारी रिलेशनशिप ही कोलैप्स हो जाएगी। वो आपके दिमाग में हिट करेगा एज ए नेगोशिएटर, और आपको खुद पे बिलीव करवाएगा कि भाई मेरी जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ खत्म हो जाएगी अब यहाँ पे। और वहां आके वो रुक जाता है कि यार मैंने ना इसको इतना पुश कर लिया, अब इससे ज्यादा वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर अचानक वो टेंशन जो है ईज कर लेता है। करेक्ट। तो ये उसकी नेगोशिएशन क्वालिटी है। और भारत के साथ भी उसने वही किया। ट्रेड नेगोशिएशन में पहले उसने आसिम मुनीर के साथ बुला के फोटो खिंचवाया, उसने मोदी जी को भी यूएस में बुलाने की कोशिश की थी जब समिट हुआ था कनाडा में। सारे गेम्स उसने कोशिश किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये समझ में आया कि यार भारत मान ही नहीं रहा है ट्रेड नेगोशिएशन में, और टाइम इज रनिंग आउट। तो अब उसको एक फेस सेवर चाहिए, इसलिए उसने झूठ भी बोला सबके सामने कैमरा कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, जबकि बढ़ा है हमारा। अरे भाई, अक्टूबर में 3% बढ़ा है हमारा, और ये डेटा है, ये ग्लोबली एक्सेसिबल डेटा है भाई। यूएस का प्रेसिडेंट फॉक्स न्यूज में बोलता है कि भाई, झूठ बोलता है सबके सामने कि भारत ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। और अब इंडियन ऑयल की टेंडर निकली है, ये एक पॉइंट में बोल देता हूँ, इंडियन ऑयल की टेंडर रिलीज हुई है अगले साल की, कि भाई हमको ऑयल की रिक्वायरमेंट है। और उसमें उन्होंने बोला है लो सल्फर वाला, जो एग्जैक्टली जो रशिया जिस तरह का ऑयल प्रोवाइड करता है उसी तरह का ऑयल हमें चाहिए करके टेंडर निकाला है इंडियन ऑयल ने अगले साल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कल भारत बंद कर रहा है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप ये भी आज अफवाह फैलाएगा, आई मीन यूएस प्रेसिडेंट भी आजकल रूमर्स फैलाते हैं, वो अगर ये भी बोल देगा कि आगे जाके भारत बंद करने वाला है, मेरे को पता है, वो भी झूठ है, क्योंकि इंडियन ऑयल ने टेंडर रिलीज कर दिया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक वो उसे भी समझ में आ गया कि इंडिया उसका ब्लफ अब कॉल आउट कर रहा है, तो वो भी अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है। बट देन ब्लफ कॉलिंग आउट से मुझे एक और चीज़ याद आई कि हमें इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमेशा होता है, भारत ने उसे भी कॉल आउट किया। इस कॉन्वर्जेशन में जाएंगे, उसके पहले आई वांट टू शो यू अ वीडियो। संजय, तो पुल अप किया है ना तूने? सो कुछ दिन पहले आई वॉज डूइंग अ पॉडकास्ट विथ लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लौजी। तो ये जब रिटायर हुए थे, ही रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। एंड अब जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, उससे ज़्यादा तो किसके पास में इंफॉर्मेशन होगी? आई आस्क्ड हिम, ये सेम क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया था? उनका आंसर ये था। संजित, प्ले कर। देखिए, इसमें दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला है, एक ना बहुत मशहूर गज़ल है, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। और दूसरा है कहावत, धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। सो दिस वाज हिज आंसर। तो हिट तो हमने कुछ ना कुछ किया है। उन्होंने, क्योंकि उनकी पोजीशन वो है, तो वो ओवर्टली तो बोल नहीं सकते, बट उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड स्टोरी बताना कि क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोल दी, बहुत सेंसिटिव इशू है। बहुत लोग भारत के अंदर इसको एज अ मजाक ले लेते हैं, अरे हमने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हमने ये किया भी है तो पब्लिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ अगर वो करेंगी, आई मीन ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि वो ये पब्लिकली रिवील नहीं करेंगे। ये हमारा ऑफिशियल पोजीशन है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अभी रिसेंटली CIA का एक ऑफिशियल, एक्स ऑफिशियल ने ANI को भी इंटरव्यू दिया था। उसने बोला था जी कि मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो कंट्रोल है वो US को दे दी थी, बेच दिए थे।
और इससे पहले ही बहुत रूमर्स आ रहे थे कि जी सऊदियों के पास कंट्रोल है, अभी कुछ लोग बोल रहे थे। बीच में लास्ट ईयर अफवाह आई थी कि भाई वो कराची के बाहर जो हिल्स था वहाँ से एक यूएस एम्बेसी से काली गाड़ियाँ, काली शीशी वाली गाड़ियाँ गई थी, वहाँ से वॉरहेड्स लेके गए थे। तो ये बहुत ही एम्बिगुअस चीज़ है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस समय कितने वॉरहेड्स हैं और क्या वो किसके कंट्रोल में है। अब हो सकता है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको कंट्रोल करता हो। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत को कुछ ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी जो उन्होंने कुछ मूवमेंट्स डिटेक्ट किए थे पाकिस्तान के अंदर। वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे भारत ने मिसाइल अटैक किया था और उन मिसाइल्स में से पाकिस्तान से ही वीडियोस आई हैं। ये हमारा भारत का वीडियो नहीं है या एआई वीडियो नहीं है। पाकिस्तान के कैराना हिल्स के सामने जो घर हैं उन्हीं लोगों ने वीडियो शूट करके पोस्ट किया कि भाई एंट्रेंसेस में अटैक्स हुई हैं। तो इन थियरी आई थिंक यू कैन से दैट अटैक्स हुए थे कैराना हिल्स में। अब 3 एंट्रेंस में अटैक हुआ था, 2 एंट्रेंस में अटैक हुआ था। ये सैटेलाइट इमेजेस में देख के भी बहुत लोगों ने बोला है कि एक जगह पे नहीं मल्टीपल जगह पे अटैक हुआ था। अब एंट्रेंस पे अटैक करने का मतलब ये माना जाता है कि जो अंदर जो एक्सेस है कैराना हिल्स का, जो हम मैप में भी देखेंगे, वो ब्लॉक कर दिया था भारत ने। करेक्ट। और इसका मतलब यह है कि भारत ने अपनी जो इंटेलिजेंस मिली थी उस पर एक्ट किया था और ये एक्शन लिया था। अब ये एक रेड लाइन था उस टाइम पे। इमीडिएटली जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वॉन्स बोल रहे थे कि भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, उनको लगा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक वापस करेगा, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो निपट जाएगा। अचानक रात को ये फोन क्यों आया यूएस से और ये सब क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि कुछ वहां पे हमने डिस्ट्रॉय किया था और एस्केलेशन स्टार्ट हो गया था। अब वेपन्स क्या यूएस कंट्रोल करता है पाकिस्तान का? देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, देखिए मेरी ये थियरी है, वी डोंट नो दैट कंप्लीटली। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। वुड यू वॉन्ट टू ट्राई दैट आउट के चलो यार आजमा के देख लेते हैं जी, हमको पता है यूएस के हाथ में है? आई डोंट नो दैट। लेकिन मुझे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पे भरोसा है, हमारी गवर्नमेंट पे भरोसा है। अगर पब्लिक डोमेन में इतना आ सकता है तो हमारे एजेंसी के पास उससे 1000 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो भारत जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा पाकिस्तान के साथ, आई एम श्योर हमारी एजेंसी सोच समझ के ही करेगी। अगर उनको पता है कि पाकिस्तान के पास कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट मी, भारत डेफिनेटली अगले बार कुछ बहुत बड़ा कर देगा। इनफैक्ट क्योंकि जब ये किराना हिल्स वाला अटैक हुआ था 12 मई के आसपास वाली बात है ये, उस दिन ये एक अर्थक्वेक का भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आया था कि आई थिंक 4.6 रेक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक था विच हैपेंड इन पाकिस्तान। एंड फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक अर्थक्वेक वहाँ पे हो रहे थे, जिसने ताजिकिस्तान को हिट किया, अफगानिस्तान को भी हिट किया इन अर्थक्वेक्स ने। तो अब इसके पीछे 2 रीजन्स हो सकते हैं। एक तो कि पाकिस्तान खुद से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, जो अभी ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया है, या तो हमने कुछ हिट किया जिसकी वजह से कुछ अंडरग्राउंड वो चीज़ें हुई, क्योंकि न्यूक्लियर वो आप एक जगह पे पूरा वॉरहेड नहीं रखते हो, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कहीं ना कुछ तो हिट हमने किया, या तो वो खुद कुछ टेस्ट कर रहे थे। व्हाट इज़ योर थियरी बिहाइंड दिस? देखिए 100% कंफर्म यहाँ पे कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो फैक्ट्स जो सामने हैं उससे रिलेटेड मैं अपनी पॉइंट बताऊँगा यहाँ पे। भारत की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो सिस्मिक एक्टिविटी जो भारत की एजेंसी जो ट्रैक करती है, अकॉर्डिंग टू देम इस साल, अकॉर्डिंग टू देम वो अर्थक्वेक्स थे। ये एक और सो मैग्नीट्यूड 4.4 ये सारे 4 के आसपास आए थे। ठीक है, मैं समझ गया आप जो पूछ रहे हो। देखिए भारत की जो सिस्मिक मॉनिटरिंग एजेंसी है, हमारी गवर्नमेंट की है, ऑफिशियली उनका कहना यह है कि अर्थक्वेक्स ही थे। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस की, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट्स की मॉनिटरिंग की जो एजेंसी है, अकॉर्डिंग टू देम उनके 300 स्टेशंस है पूरे दुनिया में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट्स मॉनिटर करते हैं वो लोग। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ऑर्गेनाइजेशन करके एक है, उनके 300 लोकेशंस में पूरी दुनिया में वो मॉनिटरिंग करते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है
कि कंटिन्यूअसली पूरी दुनिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट कहाँ हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एजेंसी भी ये अर्थक्वेक्स थे ऑफिशियली। ठीक है, अब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे 2 सेस्मिक प्लेट्स जो हैं आके मिलते हैं, यूरेशियन प्लेट और इस 2 प्लेट्स बेसिकली मिलते हैं। तो इट इज नॉट अनकॉमन कि वहां पे कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक्स आए लो थ्रेशोल्ड में। आए दिन अर्थक्वेक्स छोटे मोटे वहां आते रहते हैं। उस टाइम पे भी आया था, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये अर्थक्वेक्स इंक्रीज हो गई थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां टेस्ट हो भी रही थी। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, हालांकि अब वो ये बोल सकता है कि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है, जब नहीं, मतलब इतनी बड़ी झूठ जब वो कह सकता है, तो ये एम्बिगुअस पॉइंट के ऊपर तो झूठ ट्रम्प तो बोल ही सकता है ना। तो ट्रम्प की बात का कोई अता पता नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई ट्रम्प ने अपनी इंटरव्यू में बोला है कि पाकिस्तान भी छुप छुप के करा रहा है इसलिए वो हो रहा है, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान टेस्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी जो 50 किलो न्यूटन जो है उसी लेवल की हो। लो थ्रेशोल्ड बेसिस पे अंडरग्राउंड टेस्ट जो हैं वो हो सकती है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप उस बॉम्ब की पूरी पोटेंशियल जो है, मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा और ऑनेस्टली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन लो थ्रेशोल्ड टेस्टिंग बहुत ही कॉमन है, ये होता है, ये काफ़ी देशों में होता है, अंडरग्राउंड होती है। तो वैसे ही कुछ टेस्ट पाकिस्तान ने किए हो सकते हैं, बट यू कांट कॉल दैट एज अ फुल फ्लेज टेस्टिंग जो 1998 में हुआ था चागाई हिल्स में, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट माना जाता है। बाय द वे, रेयर अर्थ मिनरल्स का भी जो चूर्ण है वो वहीं पे बेचा जा रहा है। तो मैं इसके आगे मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा। ओके, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है। इनफैक्ट मैं अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ में जब पॉडकास्ट कर रहा था, हमने 31 अक्टूबर को वो पॉडकास्ट रिलीज़ किया था, उससे 5-6 दिन पहले हमने शूट किया था। उन्होंने मुझे उसी वक्त बोल दिया था कि सीरीज़ ऑफ टेरर ब्लास्ट होने वाले, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि दिस हैज़ बीन द पैटर्न जिस तरह से पाकिस्तान काम करता है, एंड उसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमें देखने मिलेगा। देन ये जो ब्लास्ट हुआ, भले ही वो हो सकता है कि मतलब उनका इंटेंट नहीं था उस टाइम पे करने का, बट ब्लास्ट हुआ है, लोगों की जान गई है, गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड इट एज एन एक्ट ऑफ टेरर। और इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट का स्टैंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वॉज कि एक और मिस एडवेंचर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी काइंड ऑफ टेरर अटैक, उसे हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर ही देखेंगे, एंड हम 48 आवर्स में रेडी रहेंगे डील करने के लिए उनसे। एंड उसी लिए उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, इट्स नॉट ओवर। कब हमें देखने को मिलेगा 2.0? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक महीने पहले एक्सरसाइजेज अनाउंस हुए थे, पिछले ऑलमोस्ट अब एक हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए। हमारी जो त्रिशूल एक्सरसाइजेज हैं, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, वो हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमें इंटेलिजेंस थी कि ये होने वाला है। हमारी जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है, बाय द वे, ये बार बार इससे पहली इस लेवल की एक्सरसाइजेस कभी नहीं हुई। ये फर्स्ट से सेकंड टाइम ही है जब इतने बड़े बहुत रेयरली हुआ था, हुए हैं, बट ऐसा नहीं है हर साल ये होता है। इट्स नॉट एनुअल एक्सरसाइज। और नोटैम्स जो इशू हुए हैं, इतने नोटैम्स भी बहुत रेयरली भारत के अंदर इशू हुए हैं, वो भी एक ही टाइम पे, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे, राइट, इसी टाइम पे हुए। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अंदाजा था कि ऐसा कुछ प्लानिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत ने फील्डिंग लगा के रखी है। आज 40,000 ट्रूप से ज्यादा इस समय बॉर्डर पे ऑलरेडी त्रिशूल एक्सरसाइज के द्वारा मौजूद है। तो उनको गैरिसन से, पूरे भारत से ट्रकों, बसेस में, बाय एयर, बाय रेल जाके बॉर्डर पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे ट्रूप्स हैवी ड्यूटी विद इक्विपमेंट मौजूद है। और इतना ही नहीं, प्रैक्टिस भी करके बैठे हुए हैं 10 दिन से, पूरी वॉर मोड में रेडी है इस समय। करेक्ट। ऑल दे नीड इज ऑर्डर, और वो काम कर लेंगे। हमारे जो CDS हैं, उन्होंने विक्ट्री की बात की है, राइट। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने क्लियरली
एक हफ्ते पहले बोला कि भाई इस बार कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भूगोल चेंज होगा, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है। सीडीएस ने ये भी कहा ना कि विक्ट्री का जो सबसे बड़ा साइन होगा इस बार वो ज्योग्राफी हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला कि विक्ट्री का जो साइन होगा वो लैंड होगा। इसका मतलब दो चीजें मैं बोलूंगा आपको। एक हफ्ते पहले उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्होंने कहा था कि इस बार कॉन्फ्लिक्ट में भूगोल चेंज होगा क्लियरली, और भारत के आर्म्ड फोर्सेस में ऐसे स्टेटमेंट्स हमने कभी नहीं देखे इतिहास में। 75 ईयर्स से हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स रहे हैं वो बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, वो लूजली कभी बातें नहीं करते। एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी बिग तो स्टेटमेंट। उन्होंने एक हफ्ते पहले बोला कि इस बार भूगोल चेंज होगा, और अब सीसीएस की मीटिंग के बाद में उसी दिन जिस दिन ये सीसीएस मीटिंग हुआ उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया कि लैंड जो है वो करेंसी होगा विक्ट्री का। तो उन्होंने वापस जमीन लेने की बात की है। तो ये कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है ये चीज़, ये कोई मतलब पॉलिटिकल आदमी नहीं बोल रहा है, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस ये बातें कर रहे हैं। और सीडीएस सर ने भी ये बातें बोली है। उन्होंने जनरली वो भी काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन उन्होंने तक कल ये बात बोल दी कि विक्ट्री की बात की। तो ये स्टेटमेंट्स का आना, एक्सरसाइजेस का शेड्यूल होना, और फिर ये जो फेल्ड अटेम्प्ट जो है पाकिस्तान की तरफ से होना, और जैश ए मोहम्मद का लिंक निकलना, और अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ऑलरेडी कि यहाँ पे ये जो लोग थे ये बॉर्डर क्रॉस, एज ऑफ नाउ जो इंटेलिजेंस आया ये बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए थे, भारत के अंदर के लोग थे। इसलिए हमारी जो प्रेस स्टेटमेंट भी है सीसीएस मीटिंग के बाद में, उसने बोला कि एंटी नेशनल फोर्सेस वर्ड इस्तेमाल किया है। तो इस बार क्या है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ जो एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं, हम सबको वैसे पता है, बच्चा जानता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में एविडेंसेस हमें, पक्का एविडेंसेस हमें लिंक्स एस्टेब्लिश करनी है ना। तो इसलिए इस बार ये एविडेंसेस के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत किस लेवल पे एक्शन लेगा। क्या हम जमीन लेंगे? देखिए इस बार अगर कॉन्फ्लिक्ट में अगर हमारी आर्मी इन्वॉल्व होती है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस के भूगोल चेंज होगा। करेक्ट। लेकिन किस एक्सटेंट तक एक्शन होगा वो हमारी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से कंक्लूड होती है उस पर निर्भर करेगा। करेक्ट। इनफैक्ट ये वाइस एडमिरल SM नंदा जी है जिन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले कि गिवन द अपॉर्चुनिटी द इंडियन नेवी विल मेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉनफायर ऑफ इट। वो कराची पोर्ट की बात कर रहे थे। डू यू थिंक कि अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर हम वापस से देखते हैं 2.0 जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नेवी से शुरू होगा? एंड ऑल्सो द फैक्ट कि अभी जब ये डिफेंस फोर्सेस हमारे शॉपिंग करने निकले थे तो नेवी ने लैंडिंग डॉक्स खरीदे थे। लैंडिंग डॉक्स आप एक ही चीज़ के लिए खरीदते हो जब हमको कहीं पे लैंड करना हो नेवी के थ्रू, तो क्या होने वाला है? देखिए लैंडिंग डॉक्स को तो चलो डिलीवरी आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगी, लेकिन यहाँ पे इंटेंट जो है हमारा, पिछले बार हमारे जो वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी थोड़े डिसअपॉइंटेड थे ऑपरेशन सिंदूर के, हमें मौका नहीं मिला, हम तो तैयार थे, तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए इंडियन नेवी को। मोदी जी INS विक्रांत पे भी दिवाली के वक्त गए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने निवाला छीन लिया आपसे। देखिए पिछले एक महीने में ना सिंबॉलिक चीजें बहुत हो रही हैं। मोदी जी INS विक्रांत में जाके इस बार वो भी हिंट देते हैं कि नेवी को इन्वॉल्व होना चाहिए नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में। हमारे जो वाइस एडमिरल जी भी बोलते हैं, आर्मी चीफ भी अभी ये बातें कर रहे हैं, CDS जी भी बोल रहे हैं, एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, नोटैम्स चल रहे हैं, इंटेलिजेंस को पहले ही पता था, प्लस ये फेल्ड अटेम्प्ट होता है। तो जो सिंबॉलिक चीज़ें जो हम देख रहे हैं, रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट होता है एक मैसेजिंग के तौर पे, तो रिस्पॉन्स भी वैसा होना चाहिए तगड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हम पिछले एक महीने के अंदर देख रहे हैं, जो सिम्बॉलिज्म हो रहा है ना, उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। एंड अगर होता है, आपको क्या लग रहा है कि कब होगा? एनी प्रेडिक्शंस ऑफ दैट? हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब पक्की खबर के साथ एविडेंस, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को और डिफेंस मिनिस्टर के टेबल के ऊपर जब वो फाइल रखी जाएगी, उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि गेम पाकिस्तान का कैसे होगा इस बार। होना तो है, बस वो कब होना है वो 101%। एक लास्ट चीज़ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, हम हमारे डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया है
वो ये है कि जब आप वर्ल्ड में सुपर पावर बनने की बात करते हो तो आपके पास में पोर्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसी के साथ साथ में आपके पास में एयर बेसेस होना भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी रिसेंटली किसी ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो हमारे हाथ से एनी एयर बेस जो है वो निकल गया, जो ताजिकिस्तान में था, एंड वहाँ से हमने नॉर्दर्न अलायंस की बहुत हेल्प की थी इन अफगानिस्तान। उसका जाना कितना बड़ा एक खतरा है भारत के लिए या कितना बड़ा एक दुख वाली चीज़ है, और उसके जाने के पीछे रीजंस क्या है? वाज दिस अ प्लान बाय चाइना? रशिया भी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो हम वो भी बात कर सकते हैं कि क्या रशिया इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि रशिया एंड चाइना की फ्रेंडशिप की भी अब सब लोगों ने देख ही लिया है कि क्या हो रहा है, एंड चाइना के इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा है। तो ये बताइए आप मुझे। देखिए, ये जो आईनी एयरबेस वाली जो बात है, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, ये तो 2022 में एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था। करेक्ट। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट पब्लिकली कि भाई हम वहां से बाहर निकल गए, वो अभी रिसेंटली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन एग्रीमेंट तो 2022 में ही एक्सपायर हो गया था। एंड ताजिकिस्तान ने रिन्यू कराने से उस टाइम पे रिन्यू नहीं हुआ, और एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भी हमारे फोर्सेस माना जा रहा है 2023 तक थे वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि कल अचानक ऐसा कोई अनसेरिमोनियसली बाहर गए, जैसे यूएस बागरम छोड़ के भाग गया था, राइट? बहुत ही रिस्पेक्टफुली, ऐसा नहीं है कि उस डेट, जिस डेट पे एग्रीमेंट कैंसिल हो उस दिन भी हमने वेकेट नहीं किया, काफी टाइम तक हम वहां थे और रिस्पेक्टफुली और स्मूथली ये ऑपरेशन हुआ था। ऑफ कोर्स ये जियोपॉलिटिकली एक छोटा सेटबैक तो मैं बोलूंगा, खतरा नहीं है। खतरा देखिए, हमें हमारी जो फोर्सेस हमारे बॉर्डर के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। जियोपॉलिटिकली हमारी सेंट्रल एशिया में जो हमारा जो प्रेजेंस था उस पर एक छोटा सा सेटबैक है। देखिए वहाँ पे क्या है, वखान कॉरिडोर जो है वो 20 किलोमीटर दूर है आईनी एयरबेस से, बहुत पास है, बहुत पास है। तो अगर हमें कभी कल, और जिनजियांग प्रोविंस भी वहाँ पास है, और बागरम एयरबेस से भी चलो वो नज़दीक है, पाकिस्तान भी वहाँ से ऑब्वियसली एक एक्सेस है, तो इसलिए वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ गया है हमारे लिए। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकली कुछ चीज़ें हमें गेन भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम लूज भी करते हैं। और सच बात में मेरी आप एक बात मानो तो भाई, हमारी जो 42 स्क्वाड्रंस की जो कमीशनड स्ट्रेंथ है हमारे फाइटर जेट्स की, देखिए एयर बेस के लिए हमारे लिए जेट्स भी तो चाहिए ना। अब हम ऑलरेडी 29 पे आ चुके हैं, पाकिस्तानियों का ऑफिशियल नंबर 25 है, हालांकि उनकी तो 20 से लेस स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल है, उस पर नहीं आऊँगा। लेकिन हमारे जो 29 स्क्वाड्रंस अब ऑपरेशनल है, 20-30 हो सकता है मे बी, अगर हम थोड़े जोड़ लें, तो ऑलरेडी हमारी जो फ्लीट स्ट्रेंथ है बहुत कम है। नए इंजन जो तेजस के ऑर्डर किए हैं उसमें डिले हो रहे हैं, यूएस डिले कर रहा है, चलो वो अलग स्टोरी है। तो अभी हमारी जो एयरफोर्स की जो हार्डवेयर है एज ऑफ नाउ उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए 42 स्क्वाड्रन। तो ऐसे माहौल के अंदर एक ओवरसीज एयरबेस का ना होना इतनी कोई बड़ी सेटबैक भी नहीं है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। ओके, बट क्योंकि मुझे ये चीज़ आई थिंक कर्नल अजय रैना ने इस पॉडकास्ट पे कही थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम बात करेंगे तो पाकिस्तान वुड बी एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से अटैक करेंगे, उनके इवैक्स जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में पॉइंट होंगे, उनके फोर्सेस इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होंगे। तो हैविंग दैट एयरबेस मेक्स इट, वो सरप्राइज एलिमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप वहाँ से आके उन पर अटैक कर दो। बट ठीक है, अब वो सेटबैक है तो है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एक बात मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आईनी एयरबेस में हमारी जो जेट्स थी वो कभी भी कुछ भी मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ आसपास ऐसे ही कर ले। देखिए वहाँ पे हमारा रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है, ताजिकिस्तान में, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। तो मेरा पर्सनली ये नहीं मानना है कि भाई आईनी एयरबेस में था तो हमारे लिए पाकिस्तान को उस तरफ से हम इमीडिएटली हिट कर सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, किसी दिन और बात करेंगे उस पर। ऑफ कोर्स। लास्ट चीज़ अग्नि 6, उसके पहले वीडियो देख लेते, वो चला दे। अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कब होगा? ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रतीक्षा करिए। काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्पेकुलेशन भी है। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कुछ सवाल का जवाब कैसे बतला दूं, लेकिन प्रतीक्षा करिए, पर होगा सब जो होगा सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। सब अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। देखिए हमारे जो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन हो या हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो स्माइल से ही समझ जाता है कि क्या है। अग्नि 5 जो है हमारी, वो 2012 में ही हमारी 5000 किलोमीटर्स की रेंज डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी थी। 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 13 साल पहले। आज 13 साल पहले हम एक ऐसी
फिलहाल हमारा जो स्पीड है, पिछले 10 साल में हमने इतने सैटेलाइट लॉन्च कर लिए, इतने MIRV टेक्नोलॉजी भी हमने डेमोन्स्ट्रेट कर ली, इतना सब कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या आपको लगता है कि 13 साल में हम 5000 से रेंज बढ़ा के हम 10 to 15,000 की किलोमीटर्स की कैपेबिलिटी हमने नहीं डेवलप की होगी? ऑफ कोर्स की होगी। तो कुछ चीज़ें ना ही बताई जाएं, बात करी जाएं ऑफिशियली तो बेहतर है। तो अग्नि 6 जो है वो हम कब टेस्ट करेंगे? वो हम उस टाइम पे टेस्ट करेंगे जब हमें वेस्ट के नेशंस को एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देनी होगी, तब हम करेंगे। पर्सनली मुझे लगता है तब तक हम ये जो कैपेबिलिटी है इसको अपने पास ही रखेंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें कर ली आज। आई फील कि बहुत सारे इंसाइट्स है इसमें भी, एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में हमारी बात करेंगे। आई थिंक यू विल बी वन ऑफ दोज गेस्ट फॉर अस जिनके साथ में बहुत सारे पॉडकास्ट हमें करने हैं, बिकॉज आई हैव सीन आपके चैनल पे जिस तरह से आप डिकोड करते हो बहुत सारी चीज़ों को, इट्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दैट इज़ अ क्वालिटी जो बहुत सारे लोगों में नहीं होती, बट यू पिक दैट अप वेरी क्लेवरली। एंड जिस तरह से आप डेमॉन्स्ट्रेट करते हो आपके खुद के चैनल पे भी, शोइंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, मैप्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक देयर इज टू मच टू बी डिस्कस्ड हियर। थैंक यू वेरी मच। आपने देखिए MGO पॉलिटिक्स में हमारी जो कम्युनिटी है, कोशिश तो मेरी हमेशा यही रहती है कि चीज़ों को हम कनेक्ट करें और फेस वैल्यू पे ना लें। या और एग्जैजरेशन जो होती है ना भारत के अंदर, राइट, छोटी सी भी चीज़ हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है। तो एक जियोपॉलिटिकल इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, एंड आई फील कि दैट इज द एजुकेशन विच पीपल ऑल्सो नीड। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। मेरे सब्सक्राइबर्स से भी आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाके MGO पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।